नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, एक दोस्त को जब पता चली अपने दोस्त की असलियत तो उसने सिखाया उसे सबक। मेरे मित्र मधुर की बेटी की शादी थी। उसने तो मुझे एक दिन पहले आने का आग्रह किया था, मगर कुछ कारणवश नहीं आ सका था मैं। फिर भी मैं शादी वाले दिन दोपहर से पहले ही पहुँच गया था। मुझे देखकर वो बहुत खुश भी हुआ और नाराज़ भी। उसे नाराज़ी इस बात की थी कि मैं कल क्यों नहीं आया था। उसे नाराज़ होने का पूरा हक था, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था। जन्म से लेकर ग्रेजुएट तक हम साथ ही पले बढ़े थे और फिर काम की खोज में अपने अपने रास्ते निकल लिए थे। मधुर ने काफ़ी बड़ा घर बनवा लिया था, क्योंकि पारिवारिक मामला था, सो मैं कहीं भी आ जा सकता था। मैं अंदर चला गया और मेरी नज़रें अपने जान पहचान वालों को ढूंढने लगी। मैंने देखा कि माँ जी और मधुर के दोनों बड़े भाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर सोचा, भाई तो कहीं न कहीं किसी काम में उलझे होंगे, मगर माँ जी को तो होना ही चाहिए था। मैंने किसी से पूछा भी कि अंतरा की दादी जी कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उसने जवाब दिया, साहब मैं तो काम वाला हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तुरंत मधुर से मिलकर पूछना चाहता था कि भैया लोग कहाँ हैं और माँ जी कैसी हैं। मैं दौड़ता हुआ मधुर के पास पहुँचा और पूछा, यार माँ और भाई लोग नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं ये सब। वो बोला, यार बुरा मत मानना, मैंने घर से किसी को भी नहीं बुलाया है। उसकी स्पष्ट बात सुनकर मैं सन्न रह गया था। मुँह से सिर्फ इतना निकला, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया। वो बोला, यार मैं जिस घर से अंतरा की शादी कर रहा हूँ वो बहुत ही मॉडल किस्म के लोग हैं। लड़का तो बड़ा सरकारी अफसर है और उसका बाप काफ़ी बड़े ओहदे से रिटायर्ड है। यार मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाए जो लड़का या लड़के वाले को बुरा लग जाए। यार तुम तो जानते ही हो कि भाई लोगों का रहन सहन, क्रियाकलाप और बोलचाल कैसा है। भाई होने के नाते मुझे उन लोगों को आगे आगे रखने की भी व्यवस्था रहती, अतः मैंने यही उचित समझा कि उनको बुलाया ही न जाए। मेरे मुंह से निकला, बहुत खूब, क्या बात सोची है, वाह, तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मुझे फ़क्र है कि तुम्हारे जैसा महापुरुष मेरा बचपन का यार है। तुमने तो बांस को ही काट फेंका, वाह बहुत खूब, क्या कहने तुम्हारे। इतना कहकर मैं उसे वहीं खड़ा छोड़कर एक तरफ चला गया। वो मुझे बुलाता रहा, मगर मैं आगे चलकर उसकी आंखों से ओझल हो गया और एक चाय की दुकान के बाहर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। मधुर जब 4-5 साल का था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई तब मात्र 14-15 साल के ही रहे होंगे और इतनी कम उम्र में ही उनके कंधों पर घर बार का पूरा बोझ आ गया था। हाई स्कूल के बाद मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उनसे छोटा भाई तो उनसे मात्र 2 साल ही छोटा था, मगर मधुर और उनके 20 सालों का काफ़ी अंतर था। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि मंझला अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, मगर भाई की हालत देखकर उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और भाई के साथ ही खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगे। मधुर भी स्कूल जाने लगा था। अब दोनों भाइयों का एकमेव लक्ष्य था कि मधुर ठीक से पढ़ सके। वो खुद चाहे अच्छे कपड़े न पहन सके, मगर वो मधुर को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छे से अच्छे जूते दिलवाकर प्रसन्न होते थे। उसे टीप टाप बना कर रखते थे। हमेशा कहा करते थे, यार अपना वक्त तो अब गया, अगर मधुर कुछ बन जाए तो जीवन सफल हो जाए। अब तो सारी आशाएं आकांक्षाएं मधुर पे आकर ही टिक गई हैं। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर मधुर ये कहे कि पिता के न रहने पर भाइयों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। बड़े ने बहुत कहने पर भी अपनी शादी नहीं की। उनके अनुसार जब अपनी संतान आ जाती है तो मनुष्य का मूल परिवार के प्रति उसका कर्तव्य शिथिल पड़ जाता है। हाँ, उन्होंने मंझले की शादी ज़रूर करा दी, मगर दुख का विषय ये रहा कि भगवान ने शादी के 2 साल बाद ही पत्नी को छीन लिया और फिर उसने भी दोबारा शादी करने की बात नहीं सोची। आज उन्हीं भाइयों के शरीर से मधुर को दुर्गंध आने लगी। तब इसकी नाक को क्या हुआ था, जब भाई पसीने से लथपथ होकर अपनी चिंता किए बगैर सीधे उसके पास पहुंचकर पूछते थे, आज स्कूल कैसा रहा। टूटी चप्पलों के साथ भाई खेतों में काम करते थे और खुद राजकुमारों की तरह नई नई फैशन के जूते पहना करता था। तब उनके रहन सहन की चिंता कहाँ गई थी। माँ का दिन रात खाना बनाने खिलाने में गुजर जाता था। तब इसको तनिक भी भान नहीं था कि माँ किस तरह अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रही है। आज वो माँ 4 औरतों के बीच भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि उनका स्वभाव गाँव की गमेलियों की तरह है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत आसान फरामोश देखे होंगे, मगर इस श्रेणी का मुझे कोई भी नज़र नहीं आता।
मैं उम्र भर इसे बहुत ही अच्छा समझता रहा, मगर ये तो बहुत ही निकृष्ट चरित्र का निकला। यद्यपि मैं ये सोचकर शांत हो सकता था कि मुझे क्या, ये उसके घर का मामला है, मगर मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। एक बार तो मैंने ये भी सोचा कि नमस्ते कहकर यहाँ से चलता बनूं, मगर ये सोचकर कि इससे क्या होने वाला है, अचानक मेरे मन में एक संकल्प कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, मगर इसे सबक जरूर सिखा के रहूँगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। उधर से आवाज़ आई, जी फूफा जी आप कैसे हैं और यहाँ क्यों नहीं आए? वैसे बुआ जी ने मुझे बता दिया है कि आप तो पहले से ही वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं बुआ को भी लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, और अपनी सारी व्यथा और आगे की रणनीति तुलिका को बता दी। उसने जवाब दिया, फूफा जी ऐसा ही होगा, अब आप बस तमाशा देखते जाइए। दोस्तों, ना ही मधुर ने मुझे कभी बताया और ना ही मैंने पूछा कि अंतरा की शादी कहाँ से कर रहे हो। वो तो मुझे तब ज्ञात हुआ जब लड़के वालों का कार्ड मुझे मिला। दरअसल तुलिका और कोई नहीं अपितु मेरे साले की बेटी थी, और उसी के देवर के साथ ही मधुर ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। तुलिका की ससुराल में मेरा उतना ही सम्मान था जितना कि मेरे साले का। कमाल की बात यह थी कि मधुर ने मुझे कोई कार्ड ही नहीं भेजा, बस फ़ोन पर बोल दिया था कि भाई अपनों को कार्ड नहीं दिया जाता, उन्हें तो स्वयं ही बोला जाता है। यहाँ आकर भी मैंने लड़के से अपने रिश्ते की कोई खबर मधुर को नहीं दी थी। मैं घूमता फिरता लौटकर मधुर के घर आ गया और अलग जाकर बैठ गया। अब जो होने वाला था उसके परिणाम स्वरूप मेरा बुरा बनना तो तय था, मगर मुझे इस बात की तनिक भी चिंता न थी। मैं लड़के के परिवार को अंदर तक जानता था। उनके परिवार में बुजुर्गों और बड़ों को जो सम्मान मिलता है वो मैंने कहीं नहीं देखा। लड़के की दादी भी गांव को बिलोंग करती है, मगर पूरे घर में उन्हीं का रौब चलता है। मजाल नहीं कि कोई उनकी मर्जी के खिलाफ काम करे, मगर इन मधुर बाबू को अंतरा की दादी में घमेलापन नजर आ रहा था। मैं बैठा बैठा यही सोचे जा रहा था कि आगे क्या होने वाला है कि तभी मधुर के फ़ोन की घंटी बजी। नमस्कार जुहार होने के बाद बात शुरू हुई। लड़के के पिता ने बोला, मधुर भाई मेरी माँ जी आपकी माँ जी से बात करना चाहती हैं, जरा फ़ोन उनको दीजिएगा। मधुर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, भाई साहब माँ की तबीयत जरा खराब थी सो वो नहीं आई हैं। क्या बात कर रहे हो मधुर जी, पोती की शादी हो दादी की तबीयत खराब हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दादी तो ऐसी शख्सियत होती हैं जो अपने नाती पोतों के लिए मरी हुई भी जी उठती हैं, और आप कह रहे हैं कि तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आई। ये बात मैं मान नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, बड़े भाई साहब से ही बात करा दीजिए। हमने तो एक बार भी उनसे बात नहीं की है, वो हमारे यहाँ लगन पर भी नहीं आए थे। उनसे ही पूछ लूँ कि वो कैसे हैं। अब मधुर को काटो तो खून नहीं। आखिर उसने झूठ का ही सहारा लिया। वो बोला, भाई साहब घर पे माँ अकेली रह जाती इसलिए वो लोग भी नहीं आए हैं। लड़के का बाप बोला, अरे भाई ये कैसी शादी है जिसमें बुजुर्गों का कहीं अता पता नहीं। माफ़ करना साहब, मेरे घर में तो मेरी माँ की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। बच्चे अपनी माँ से बाद में, दादी से पहले अनुमति लेते हैं। अगर वहाँ से अनुमति नहीं मिलती है तो फिर माँ या मुझसे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफसोस कि दादी के जिंदा रहते हुए भी वो पोती की शादी में शामिल नहीं हो रही हैं। माफ़ करना मधुर जी, आपके संस्कार अगर ऐसे हैं तो आपकी बेटी के कैसे होंगे, ये मुझे अभी से दिख रहा है। ऐसे कुसंस्कारवान लोगों से मैं तुरंत रिश्ता तोड़ देता हूँ, तो नए बनाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मधुर हकलाने लगा, अरे भाई साहब आप ये कैसी बातें करते हैं, भला इतनी सी बात पर कहीं नाराज़ हुआ जाता है, और फिर भला ऐन वक्त पर कहीं ऐसा होता है। मैं पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैंने पूछा, मधुर क्या बात है, किससे बात कर रहे हो? वो बोला, नितिन समधी साहब का फ़ोन है, वो कह रहे हैं कि माफ़ करना कि हम ये शादी नहीं कर सकते। मैं बोला, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ सामाजिक मर्यादाओं का निर्वहन तो करना ही पड़ता है। ऐसे आयोजनों में पूरा समाज जुड़ता है, यदि ऐसे होने लगे तो हर कोई यही करेगा। ये क्या बात हुई, ज़रा फ़ोन मुझे देना, मैं बात करता हूँ। मधुर ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया और खुद थोड़ी ही दूर पर पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गया। मैंने यथोचित अभिवादन के बाद बात प्रारंभ की और जानबूझकर मधुर के पास ही जाकर खड़ा हो गया। मैं बोला, भाई जी मैं मधुर का दोस्त बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था कि उधर से कोई सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। मैंने अपने आप ही बोलना जारी रखा।
भाई साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप शादी वाले दिन कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपका कहना अपनी जगह दुरुस्त है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही बीवी बच्चे ज़िंदगी में आ जाते हैं, माँ बाप उन्हें कांटों की तरह चुभने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, मगर अब अधिकतर लोग इसी श्रेणी में आते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हें ये दिन दिखाने के लिए उनके बड़ों ने, उनके माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया है। वो भूल जाते हैं कि अपने दुख सुख की चिंता किए बगैर वो बच्चों को कैसे पालते हैं। अफसोस कि लोग उन्हें भुलाने की धृष्टता कैसे करते हैं। भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब तो दुनिया का चलन सा हो गया है कि काम निकालो लात मारो। आखिर ये भी तो इसी दुनिया का प्राणी है। मधुर मुझे खा जाने वाली दृष्टि से देखे जा रहा था, मगर उसकी चिंता किए बगैर मैं बोले जा रहा था, क्योंकि यही मौका था कि उसे उसका असली औकात बता दूं। मैं थोड़ी देर रुका, मानो उधर से कोई कुछ कह रहा हो। मैं पुनः बोला, भाई जी, जहाँ तक लड़की का प्रश्न है वो बहुत ही अच्छी है, उसकी संस्कार बिल्कुल अलग है, और आपके घर जाएगी तो उसमें और निखार आएगा। कुछ नहीं भाई साहब, बात असली ये है कि हम कुछ ज़्यादा ही मॉडल हो गए हैं। हमारे बुजुर्ग बेचारे क्या जाने कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बच्चे अब बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने थोड़ा रुक कर बोला, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें किसी भी हालत में ये नहीं भुलाना चाहिए कि जड़ के बिना शाखें जीवित नहीं रह सकती, भले ही मौसम कोई भी क्यों न हो। भाई साहब, मैं मधुर की तरफ से आपसे और माँ जी से माफ़ी मांगता हूँ। जी जी, आप चिंता न करें, हम अभी किसी को भेजकर उन्हें बुलवाए लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मधुर मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखे जा रहा था। मैं बोला, भाई मधुर, वो लोग बुजुर्गों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप तुरंत व्यवस्था करो कि बारात आने तक आपके भाई और माँ यहाँ ज़रूर पहुँच जाने चाहिए। उनका साफ कहना है कि बुजुर्ग कैसे दिखते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके हर रंग में, हर रूप में सिर्फ दुआएं और ममता टपकती हैं, और उनके आशीर्वाद के बिना कम से कम मेरा कोई काम नहीं हो सकता। भाई वो लड़के वाले हैं, उनकी बात से तो इत्तेफाक करना ही पड़ेगा। मधुर चिंता में पड़ गया। मैं बोला, मधुर, तुम्हारा तो यहाँ से हिलना उचित नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के काम तुम्हें ही देखने हैं, किसी और को भेजना ही ठीक रहेगा। उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, नितिन, हालात कुछ इस कदर से बिगड़ गए हैं कि अब अगर मैं भी जाता वो तब भी नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो उन्हें ला सकता है, वो तुम हो। यार, अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। मैं बोला, ठीक है, अपनी तरफ से उन्हें पटाने की भरसक कोशिश करूँगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये निर्णय तुम्हारा नहीं रहा होगा। कृपा करके जिसने भी तुम्हें ये मूर्खतापूर्ण सुझाव दिया हो, उनसे भी कहना कि कभी कभी उल जलुल सुझाव बहुत भारी पड़ जाते हैं। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो बोला, नितिन, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करना, बारात आने से पूर्व ही मैं आ जाऊँगा। तुम इधर का काम देखो, उधर को मैं संभालता हूँ। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, कहकर मैंने अपनी गाड़ी अपने गाँव की तरफ मोड़ दी। मैं ये सोचते हुए अपने घर की तरफ दौड़े जा रहा था कि मधुर की माँ और भाइयों को कैसे पटाऊंगा। ये ठीक नहीं रहेगा कि मधुर की गलती बताकर परिवार में भिड़ंत पैदा कर दूं। फिर कैसे मनाऊंगा उनको। न जाने कितने डायलॉग मैंने तैयार किए और रिजेक्ट कर दिए। अंत में मैंने तय किया कि सारी गड़बड़ी का भार मुझे अपने सर ही लेना होगा। माँ और भाई लोग मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो बोले, नितिन, तुम्हें तो अंतरा की शादी में होना चाहिए था, तुम इधर कैसे? भैया, सारा गुड़ गोबर तो मैंने किया है, तो परिणाम भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। भाई बोले, क्या मतलब? क्या बताऊं भैया, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? भाई मधुर ने मुझे बोला था कि तुम्हें छुट्टी लेकर 2-3 दिन पहले आना है और तुम्हें ही भाइयों और माँ को लाना है, मगर क्या करता, मुझे छुट्टी ही नहीं मिली। सो आज उनके पास पहुँचा तो बेहद नाराज़ हो गया, और वो बोला, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? तुम समझते हो कि तुम्हारे बिन शादी नहीं होगी? मैं बोला, माफ़ कर दे यार, नौकरी में अपनी मनमानी नहीं चलती। फिर वो बोला, मैं तेरे भरोसे था कि तू भाई और माँ को लेकर आएगा। अगर मैं उनसे कहता तो वो आने की खुद व्यवस्था कर लेते, मगर तेरे चक्कर में सब बेकार हो गया। भैया और माँ सोच रहे होंगे कि मैंने खबर तक नहीं की, जबकि सारा दोष तेरा है। तू 2 दिन पहले आने की जगह आज आया, और वो भी भाइयों और माँ के बिना। उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मैं बोला, माफ़ कर दे भाई, अपना काम मैं आज कर देता हूँ।
और बिना वहाँ रुके सीधे आपके पास आ गया हूँ। आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ, देर से पहुँचा तो वो खा जाएगा मुझे। मेरी झूठी कहानी का उन पर काफ़ी असर नज़र आ रहा था। वो बोले, बेटा हम तो तैयार थे, मगर अफसोस कि न मधुर आया और न ही कोई खबर ही दी। मैं कह तो रहा हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर मैं और लेट हो गया होता तो मधुर सारा काम धाम छोड़कर इधर ही आने वाला था। उसने गुस्से में मुझसे कहा, औरों की तरह तू भी मज़े ले ले, मैं खुद जाता हूँ। भाड़ में जाए, व्यवस्था जो होगा देखा जाएगा। मैंने काफ़ी अनुनय विनय की, तब जाकर वो माना। मेरे इस झूठे वर्णन से माँ काफ़ी प्रफुल्लित हुई और सभी को आदेश दिया, जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं देर न हो जाए। बेचारा मधुर अकेला पड़ गया होगा। मैं सोच रहा था कि हे प्रभु, तूने माँ को इतना सीधा, सच्चा और कोमल क्यों बनाया। जरा से अपनत्व भरे शब्द सुनकर वो विह्वल हो जाती हैं। ये अच्छी बात थी कि हमारी टेलीफोनिक वार्ता अकेले में हुई थी, अतः किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि कितना बड़ा तूफान आने से पूर्व ही टल गया था। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट था कि माँ और भाइयों को असलियत का भान होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं भाइयों और माँ को लेकर बारात पहुँचने से पहले ही पहुँच गया था। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया था। लोग बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर मैं एक सोफे पर लेटकर आराम करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मधुर ने आकर उठा दिया। यार, मानता हूँ कि थक गए होगे, मगर मैं आज तुम्हें आराम नहीं करने दूंगा। उठो और मेरे साथ चलो। मजबूरन मैं उसके साथ चल दिया। मैंने पूछा, बताओ मुझे क्या करना है। मधुर बोला, भाई बारात जनवासे में पहुँच चुकी है, मेरे साथ तुम्हें वहाँ तक चलना है। हम दोनों जनवासे में पहुँच गए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, तुलिका दौड़ते हुए आई और मुझसे लिपट गई। तब तक दूल्हा और तुलिका का पति भी आ गया। उन दोनों ने भी मेरे पांव छुए। ये सब देखकर मधुर हैरत में पड़ गया। आखिर माजरा क्या है? ये लोग नितिन को कैसे जानते हैं? अंतरा की भाभी जेठानी इस तरह क्यों लिपटकर प्यार जता रही थी? मैं मधुर को देखकर मुस्कुराया। तब तक मेरा साला भी मेरी पत्नी को लेकर आ पहुंचा और उसने मेरे और मधुर के भी पांव छुए। मैं बोला, मधुर तुम इसको तो जानते ही होगे। वो बोला, भला साले साहब को कौन भूल सकता है, और इसको जानते हो? मैंने तुलिका की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, ये प्रवीण की भाभी हैं, यानी अंतरा की होने वाली जेठानी। बस इतना ही जानते हो? उसने कहा, बस और क्या। मैं मुस्कुराया और बोला, मधुर बाबू ये कोई और नहीं, अपने साले साहब की बेटी हैं। अब इस घर से मेरा क्या संबंध है तुम सोचते रहो। मुझे तो पता ही न चलता अगर इनका कार्ड मेरे पास न आया होता। खैर ये तो एक सरप्राइज था जो अब तुझे पता चला। फिर मैं उधर मुखातिब होकर बोला, चलो आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम भी उधर का काम देखते हैं। मैं पत्नी को साथ लेकर मधुर के साथ घर की तरफ चल दिया। मधुर पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, मगर जब उससे रुका नहीं गया तो बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि तेरा इन लोगों से पुराना रिश्ता है। मैं भी चिढ़कर बोला, तुझे ज़रूरत ही नहीं थी तो क्या बताता। मधुर, पिछले 10 सालों से इस घर को जानता हूँ। इस घर के संस्कार कैसे हैं, लोगों के व्यवहार कैसे हैं, मैं सब जानता हूँ। वो इस विचार को पूरी तरह से मानते हैं कि शादी मात्र लड़की लड़की के फेरों तक ही सीमित नहीं होती। इसी के साथ दो परिवारों और उसमें निहित संस्कारों का भी सम्मेलन होता है। ये तो अच्छा हुआ कि प्रवीण के पापा का फ़ोन आ गया, वरना थोड़ी देर के बाद मैं स्वयं ही माँ और भाइयों को लेने चला जाता। मगर तेरी ये मूर्खता मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगी। अब चल, सब भुलाकर आगे के काम में लग जा। और हाँ, भाई और माँ के संदर्भ में सारी गलती मैंने अपने ऊपर ले ली है, अतः उनके सामने मुझे बुरा भला कह सकता है, ताकि तुम्हारे संबंधों में मधुरता बनी रहे। मधुर रुआंसा हो गया और बोला, मेरे यार मुझे माफ़ कर देना, अगर आज तू न होता तो विघ्न पड़ना लाजमी था। मधुर, जीवन पर्यंत इस बात को मत भूलना कि किन्हीं भी परिस्थितियों में जड़ के बिना पत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर जड़ जीवित है तो पत्तियां भी हरी भरी होती रहेंगी, वरना सूख जाएंगी। अंतरा का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गया और अंतरा खुशी खुशी अपने ससुराल में भी जाकर खुशियां बिखेर दी। और मधुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारते हुए अपने माँ और भाइयों को फिर से अपनी ज़िंदगी में वही स्थान दिया। आपको नितिन का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।